कि एक हाउस का नाम लेता है, कहता है कि वो हाउस तो नर्सरी है नेताओं की, मुझे हंसी आई। टिकटें बांटते हैं तो नर्सरी तो कहा जा सकता है, लेकिन नर्सरी क्या इस क्षेत्र की राजनीति को एक घर की जेब में डाल के बंद किया जाना उचित है? क्या कोई काम करने वाला व्यक्ति राजनीति में जिंदा नहीं रह सकता? अभय सिंह यादव जी ने एक नांगल चौधरी हल्के के गांव भुंगारका में एक सियासी जलसा किया था। जो उन्होंने कहा मैं ज्यों का तो आप लोगों के सामने बोलूंगा। मैं ठीक बिल्कुल वैसे ही आपके सामने दोहराऊंगा जैसा कि उनके द्वारा कहा गया था। कल परसों सोशल मीडिया पर एक लड़के ने एक वीडियो डाल रखा था। उसमें वो एक जगह कहता है कि एक हाउस का नाम लेता है, कहता है कि वो हाउस तो नर्सरी है नेताओं की, मुझे हंसी आई। मैंने कहा नर्सरी तो ठीक है, मान लेते हैं, क्योंकि टिकटें बांटते हैं तो नर्सरी तो कहा जा सकता है, लेकिन नर्सरी तो होती है तो पौधों की नर्सरी में पौधे लगते हैं, उसका पेड़ बनता है, पेड़ बड़ा करते हैं, उस पर फूल फल लगते हैं, फलों को जम खाते हैं, उसकी छांव में बैठते हैं। लेकिन एक दूसरी नर्सरी मुर्गों की भी होती है। तो ये जनता बताएगी कि वो नर्सरी कौन सी चला रहे हैं, मेरी तो समझ में आया नहीं। ये था हमारे पूर्व विधायक अभय सिंह यादव जी का पहला बयान। तो मैं आप सबके बीच में मेरा परिचय करवा दूं। मैं ही वो लड़का हूं जिसकी वीडियो का जिक्र पूर्व विधायक जी अभय सिंह यादव जी ने किया। मेरा नाम विकास यादव है, मेरा गांव बड़कोदा है। मैं वर्ष 1999 में कारगिल का जो युद्ध हुआ था, युद्ध लड़े मेरे पिताजी स्वर्गीय देशराज यादव जी का बेटा हूं मैं, और राव इंद्रजीत सिंह की सरपरस्ती में नांगल चौधरी के स्थानीय विषयों में अपनी भागीदारी राजनीतिक हस्तक्षेप करता हूं। पूर्व विधायक जी ने दूसरी बात को जो कोट किया, जो कहा उन्होंने कहा इनकी हिम्मत देखो, कहते हैं कि पार्टियों को सीधा वोट देने, नाम लेता है बाकायदा भाजपा पार्टी का कि पार्टियों को सीधा वोट देने का, ऐसा नहीं होता, उस फला नेता के नाम से वोट दो ताकि उसका एहसान होगा। अरे मेरे भाई, 21वीं सदी में हम चल रहे हैं। अगर 21वीं सदी का प्रजातंत्र भी व्यक्तियों को, वोटों को ठेकेदार बना देगा, तो ये प्रजातंत्र हमारे देश का कहाँ विकसित हो पाएगा, ये देश कहाँ जाएगा। तो भाइयों, मैं आपको, विशेषकर नौजवान साथियों को मैं कहता हूं कि इसमें आप विचार कीजिए। क्या इस क्षेत्र की राजनीति को एक घर की जेब में डाल के बंद किया जाना उचित है? क्या कोई क्षेत्र का नवयुवक जो राजनीति की इच्छा रखता है, अपनी इच्छा से अपने काम के ऊपर नहीं जा सकता? क्या कोई काम करने वाला व्यक्ति राजनीति में जिंदा नहीं रह सकता? मैं पूर्व विधायक अभय सिंह जी द्वारा कही गई तंज और रंज भरी अर्गनल बातों पर विस्तार से अपनी जानकारी रखूंगा, अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले तो पूर्व विधायक जी का मैं शुक्रिया करता हूं कि इस लड़के में ऐसा मादा दिखा जिसने उनको विवश कर दिया कि उन्होंने अपने दिल में धधकती इस लड़के के प्रति प्रतिशोध की आग और नफरत को बुंगारका के सार्वजनिक सियासी मंच से अभिव्यक्त किया। इस लड़के ने उनको बाध्य कर दिया। वो शख्स मजबूर हो गया अपने कद के साथ साथ इस लड़के के कद की पैमाइश को। फिर से एक बार पूरी इज्जत और सम्मान के साथ पूर्व विधायक जी का धन्यवाद और शुक्रिया कि आज इस लड़के का सियासी कद, उनके गुरूर, अभिमान, घमंड और एहसान फरामोशी ने उनके खुद के कद से काफी ऊंचा कर दिया। इसकी वजह बने अद्भुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी, मेरे महबूब नेता, राजनीतिज्ञ, भारत सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी। मुझे नाज है खुद पर कि मैं राव इंद्रजीत सिंह की रहनुमाई में, उनकी सरपरस्ती में खुद का सियासी सफर शुरू किया। अब सुनो पूर्व विधायक जी, मुर्गों की नर्सरी नहीं, लोकतंत्र की प्रयोगशाला है वो हाउस। नांगल चौधरी की एक सियासी सभा में पूर्व विधायक अभय सिंह जी द्वारा जो शब्द बोले गए, वो केवल एक युवा पर तंज नहीं थे, सिर्फ एक युवा पर नहीं, सभी युवाओं पर तंज थे जो राजनीति में आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। वो लोकतांत्रिक सोच, युवाओं की आकांक्षाओं और उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता पर पूर्व विधायक जी द्वारा किए गए प्रहार थे। उन्होंने कहा कि हाउस
को नेताओं की नर्सरी कहा जा रहा है और व्यंग में उसे मुर्गों की नर्सरी बता दिया। पहली बात तो साफ कर दूं, उनको जो खुद पढ़े लिखे काबिल सरकारी बाबू कहते हैं, मुर्गों की नर्सरी नहीं होती पूर्व विधायक जी, पोल्ट्री फार्म होता है। और राजनीति में नेताओं की नर्सरी नहीं, संघर्ष की प्रयोगशाला होती है। जिस हाउस का नाम लिया वो रामपुरा हाउस सत्ता का नहीं, राजनीतिक सपनों का हाउस है। जिस हाउस को लेकर कटाक्ष किया गया वो मुझ जैसे उन सैकड़ों सामान्य घरों के लोगों का राजनीतिक सहारा है, जिसकी कोई पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही, लेकिन उस हाउस के नेता का ही असर है, जिनकी मेहनत से अभय सिंह जी वर्ष 2014 में सरकारी बाबू से माननीय विधायक कहलाए और उनकी एक पहचान इस इलाके में बनी। वो हाउस सत्ता बांटता है, कैद नहीं करता। वो हाउस युवाओं के भविष्य निर्माण में हर संभव मदद करता है, ना कि भाई भतीजावाद करते हुए नौकरियों को अपने घर वालों तक सीमित कर देता है। वो हाउस राजनीति में प्रवेश का द्वार है, जहां से इस क्षेत्र के चाहे कांग्रेस हो या भाजपा के नेता उस हाउस के रसूख के दम पर ही आज नेता कहलाते हैं और जिनकी पहचान हुई है। चुनाव हारने के बाद शब्द बदल जाते हैं और तर्कों की जगह तंज ले लेते हैं। जिस हाउस के प्रभाव से पूर्व विधायक 2014 में चुनाव जीते थे, तो स्वयं चिंतन करें कि 2024 का चुनाव क्यों हार गए सरकारी बाबू। आज उसी हाउस को उनके द्वारा मुर्गों की नर्सरी कहा जा रहा है। ये बयान राजनीतिक नहीं, हताशा का बयान है। 21वीं सदी का लोकतंत्र व्यक्ति का गुरूर नहीं, विचार से चलता है। पूर्व विधायक जी आगे कहते हैं, किसी व्यक्ति के नाम पर वोट देना लोकतंत्र को कमजोर करता है, लेकिन सवाल यह है, क्या एक हाउस को मुर्गा फार्म कह देना लोकतंत्र मजबूत करता है? क्या युवाओं को नीचा दिखाना लोकतांत्रिक है? लोकतंत्र के रास्ते खुले होते हैं, दरवाजे बंद नहीं। जो खुद को खुदा समझ बैठे थे कभी, आज उन्हें जनता ने जमीन दिखा दी। जो कहते थे सब मेरे दर पे आएंगे, उन्हें वक्त ने उनकी औकात समझा दी। ये लोकतंत्र है सरकारी बाबूजी, आपके घमंड गुरूर की जागीर नहीं। यहां पर आवाज की कीमत है। जो समझे खुद को ही सब कुछ, उनकी हार में ही जनता की जीत है। मुर्गों की नर्सरी नहीं, ये तो नेताओं की तकदीर गढ़ने का हाउस है। यहां से उठे हैं वो चेहरे जिनसे कांपता हर घमंडी सर है। युवाओं को नीचा दिखाना खुद को छोटा करना है सरकारी बाबू। जिस लड़के का जिक्र किया गया वो कोई गुमनाम शोर नहीं, वो राजनीतिक चेतना की आवाज है। राव इंद्रजीत सिंह जी जैसे अनुभवी नेता की सरपरस्ती में जो युवा स्वाभिमान, ईमानदारी व जनसेवा की राजनीति सीख रहा है, वो लोकतंत्र का भविष्य है। और आप जैसे अभिमानी के लिए खतरा नहीं है। हाँ, आप जैसे के लिए राजनीतिक चेतना से लेस एक सवाल जरूर है। जो कल तक सत्ता के गलियारों में अपने नाम की अनक दिखाते थे, आज वही शब्दों के कुंद बोथर धार से अपना दर्द छुपा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, वक्त की अदालत में तंज नहीं, सादगी पेश होती है और लोकतंत्र में गुरूर नहीं, विचार चलते हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें उस जलसे में, सियासी जलसे में भुंगारका में कही। उनमें से कुछ चीजें मैं आपके बीच में बताना चाहूंगा। ये तो जो उन्होंने मेरे बारे में 2 वक्तव्य दिए, उनका रिप्लाई था। पूर्व विधायक जी ने एक बात कही कि व्यक्ति के माध्यम से वोट देने की बात कही है मैंने। पूर्व विधायक जी को हार का ना इतना बड़ा सदमा लगा है कि मुझे लगता है कई बार की वो मानसिक स्थिति उनकी थोड़ी सी डगमगा सी गई है। वो नौजवानों को से कह रहे हैं कि लोकतंत्र किस तरफ जा रहा है, कि व्यक्ति को वोटों का ठेकेदार बनाया जा रहा है। शायद वो भूल गए, 2019 का चुनाव भूल गए, 2014 का चुनाव भूल गए और 2024 का चुनाव भूल गए। देश का चुनाव, इस देश के युवाओं ने मोदी जी के नाम पर, एक व्यक्ति के नाम पर वोट डाले और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 2024 में पूर्व विधायक जी के टेरिये, एक शब्द यूज किया था, मैं उनको फिर से उनके लिए कहता हूं कि पूर्व विधायक जी के टेरिये उनको कथित विकास पुरुष कह रहे थे। क्या वो भाजपा की विचारधारा थी? सरकारी बाबू 2014 में जनता के आशीर्वाद और राव इंद्रजीत सिंह जी के नाम पर ही विधायक बने थे। तो ये व्यक्ति के माध्यम से वोट की, ये मैं उनका जवाब दे रहा हूं कि व्यक्ति के माध्यम से वोट उन्होंने भी लिए हैं। व्यक्ति के माध्यम से इस देश की सरकार बनी है और मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री बने।
विधायक जी साथ साथ ये भी बता दें कि नांगल चौधरी के युवाओं के लिए राजनीतिक और रोजगार के लिए उन्होंने क्या किया। अभी हाल ही में नांगल चौधरी मार्केट कमेटी के चेयरमैन नियुक्त हुए, उनके प्रभाव के व्यक्ति बताते हैं, उनके समर्थक हैं शायद वो। क्या वो युवा हैं और कमेटी में कितने सदस्य युवा हैं, जरा विधायक जी, पूर्व विधायक जी ये भी बता दें। बहन आरती राव जी के सहयोग से 7 मार्केट कमेटी के चेयरमैन बने, उनमें से 5 युवाओं को जनता की सेवा करने का मौका मिला, जिनकी उम्र मात्र 37 साल से कम है। और मैं साथ साथ पूर्व विधायक जी को चुनौती देता हूं कि वो अपने घर के व्यक्ति के अलावा नांगल चौधरी हलके से किसी भी आम घर के युवा को 2029 विधानसभा चुनाव का लड़ने का मौका दें। मैं वादा करता हूं एक युवा के तौर पर मैं उस युवा का साथ कंधे से कंधा मिलाकर दूंगा, दिन रात तन मन धन तीनों तरीके से दूंगा। साथ साथ वो ये भी बताएं कि अधिकारी रहते हुए उन्होंने जिला महेंद्रगढ़ के लिए किन किन विकास कार्यों में अपना योगदान दिया। एक दूसरा वो जिक्र करते हैं कि नहरी पानी का बड़ा जिक्र करते हैं, बड़ा श्रेय लेते हैं। तो मैं आप लोगों को दे दूंगा मैं, जिसमें 140 करोड़ रुपए का जो 143 करोड़ रुपए का जो लिफ्ट इरिगेशन का जो बजट पास हुआ था 2014 में, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, राव इंद्रजीत सिंह जी और रामविलास शर्मा जी, धनखड़ साहब उस टाइम पे इरिगेशन मिनिस्टर थे शायद, और नहीं धर्मवीर जी, और ओम प्रकाश रेड्डी जी। वो पत्थर लगा हुआ है नसीपुर में, नहर जो जाती है उस पे पत्थर लगा, और उसी नहर पे आगे चल के, नहर पे बड़ा शौक है विधायक जी, पूर्व विधायक जी को ये कहने का कि जी नहर पे चल के पानी लेके आए वो, तो उसी नहर से, उसी पत्थर से, वहां से आगे चल के देखे, एक आगे पत्थर लगा हुआ है दोचाना डिस्ट्रीब्यूटरी का। 1981 में राव वीरेंद्र जी उस टाइम पे कृषि मंत्री हुआ करते थे, जिस हाउस की वो जिक्र कर रहे हैं, और उन्हीं के कर कमलों द्वारा, राव वीरेंद्र जी के कर कमलों द्वारा उस दोचाना डिस्ट्रीब्यूटरी का उद्घाटन, वो भी पत्थर लगा हुआ है। मैं आप लोगों को उसकी फोटो सहित वीडियो भी दे दूंगा, मेरे वाले में है। एक पूर्व विधायक, सरकारी बाबू से पूर्व विधायक बने अभय सिंह जी से मैं एक सवाल करता हूं कि वो नौजवानों के हितैषी हैं या सिर्फ अपने परिवार के हितैषी हैं। पूर्व विधायक जी का विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए जब वो विधायक थे, एक ऑन रिकॉर्ड वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो एचपीएससी की कार्य प्रणाली को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, और कह रहे हैं कि मेरे पास 2 OMR शीट है। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को मैं वो वीडियो दूंगा जिसमें आप वो जो कह रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाइए। वो कह रहे हैं कि 2 OMR सीट है। तो मैं पूर्व विधायक जी से पूछता हूं कि आपके पास वो 2 OMR सीट कहां से आई? क्या ये पेपर लीक का मामला है या खर्ची पर्ची से जो गिरोह नौकरियां देता था उसमें सम्मिलित होने का मामला है? जिस वजह खर्ची पर्ची का जो गिरोह था या जिसकी वजह से उनके बेटे भतीजे और घर के सदस्य केवल हरियाणा में अधिकारी बने बैठे हैं। और एक मजेदार बात है पूर्व विधायक जी के परिवार में कि जैसे ही इनके घर में कोई सदस्य आता है, विवाह के माध्यम से संबंध बन के आता है, वो लोग आते ही अधिकारी बन जाते हैं। तो जरा खोजी पत्रकार का जिक्र किया था उस जलसे में उन्होंने। खोजी पत्रकार पता करके बताएं जनता को ये क्या कारण है कि वो जैसे ही इस घर की दहलीज में घुसते हैं तो वो बुद्धिमान हो जाते हैं और अधिकारी नियुक्त हो जाते हैं। एक बहुत गंभीर मुद्दा बार बार उठाते आए, वो धरने तक की बात करते हैं। संवेदना चैरिटेबल ट्रस्ट उन्हीं का है शायद, आप खोजी पत्रकार इसके बारे में ज्यादा बता पाएंगे। मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं को लेकर वो बात करते हैं कि मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं नहीं है कोरियावास में। तो पूर्व विधायक जी ये बता दें 2013 में संवेदना अस्पताल 2013 में उसकी निर्माण हुआ था, उद्घाटन हुआ था शायद 2013 में। तब से लेके आज तक उसमें क्या सुविधा, किस तरह की सुविधाएं उन्होंने मुहैया करवाई हैं। मैं ये चैलेंज करता हूं कि पूर्व विधायक जी संवेदना अस्पताल की ट्रस्ट के स्थापना के समय से लेकर अब तक के मेंबरों की सूची और आज तक ट्रस्ट में दिए गए दान और दानदाताओं की
सूची सार्वजनिक करें, जिसमें आम जनता को इल्म हो कि जो ट्रस्ट से चलने वाला अस्पताल है वो लोगों की कितनी सेवा कर रहा है और इसमें संलिप्त लोग अपना घर भर रहे हैं, लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे हैं। एक जिक्र उन्होंने किया कि जी नर्सरी, तो मैं बता भी चुका हूं लेकिन फिर भी बता देता हूं। ऐसे कम से कम सैकड़ों नाम है जो रामपुरा हाउस की राजनीतिक नर्सरी से निकल के एक आम घर के सदस्य होते हुए और माननीय कहलाए इस समाज में, वो सिर्फ उसी रामपुरा हाउस की वजह से है। ज्यादा पुराना नहीं जाऊंगा लेकिन 2014 से जिक्र कर लेता हूं। 2014 में हमारे सरकारी बाबू से माननीय विधायक रामपुरा हाउस की नर्सरी से ही बने, उन्हीं के आशीर्वाद से बने, जो वो स्वीकार भी कर चुके हैं। धर्मेंद्र कंवारी जी एक पत्रकार है, उनके चैनल पे उनका एक इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ उन्होंने 2014 में राव इंद्रजीत सिंह की मदद से विधायक बने। उसके बाद विक्रम ठेकेदार, ऐसे बतेरे लोग हैं, मैं नाम गिनवाने पे आऊंगा तो बहुत लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, मैं आपको इसकी लिस्ट दूंगा। एक उसके अलावा विकास कार्यों का कुछ जिक्र करते हैं वो कि विकास कार्य क्या बताए नौजवानों को बिल्कुल अधिकार है जानने का क्या कराए, तो मैं बता देता हूं एक जागरूक नौजवान होने के नाते विधायक जी को, पूर्व विधायक जी, कि विकास कार्य सबसे बड़ा यहां से ज्यादा दूर नहीं है, एम्स जाके देख लें, राष्ट्रीय स्तर का हॉस्पिटल तैयार हो गया, अनुसंधान केंद्र तैयार हो गया, बिल्कुल बाजू में चले जाएं कोरेवास मेडिकल कॉलेज चले जाएं, और बाजू में चले जाएं सेंट्रल यूनिवर्सिटी चले जाएं, ठीक है जी। और शायद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से तो उनके कोई परिवार के सदस्य अभी डॉक्टरेट भी करी है उन्होंने शायद, तो पता कर लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद सैनिक स्कूल चले जाएं, गोठड़ा टप्पा, ऐसे बहुत सारे काम है, मैंने लिस्ट बना रखी है, मैं आप लोगों को दे दूंगा। ये मेरी बात थी पूर्व विधायक जी को और यही मेरा जवाब था। अब आप एक सेकेंड, अब आप सवालों के लिए सकते हैं मुझसे। सबसे पहले तो ये क्या कारण है कि आप ये स्क्रिप्ट लेके आए, क्या कहीं और से आई थी आपकी? ये मेरे निजी विचार हैं, मैंने आप लोगों के लिए भी रखे हुए हैं और मैंने ये थोड़ा तरीके से उनको जवाब देना था मेरे को, जिस तंज के साथ उन्होंने मुझे कोई तंज किया था उसको मुझे जवाब देना था, इसलिए मैंने लिखा। आजकल अपनी हरियाणा में चाय बहुत चल रही है और इनके गांव में चाय की बड़ी चर्चा होती है। पूर्व विधायक जी गए, केंद्रीय मंत्री जी भी आए, पूर्व विधायक जी ने भी कहा कि राविंद्र जी ने चाय पी, तो 3 जगह पी और तीनों कांग्रेसियों के घर। तो क्या ऐसा है कि कांग्रेस को आप अपने कुंडे में मिला रहे हो या आप कांग्रेस में जा रहे हो या आप कांग्रेस? देखिए ऐसा है, हमारे जो सरकारी बाबू से पूर्व विधायक हुए ना, उनका थोड़ा सा हार बर्दाश्त हो नहीं रही उनको और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो भूल गए कि राव इंद्रजीत सिंह जी जहां जहां चाय पीने आए थे वो 2 जगह चाय थी, एक राजेंद्र सरपंच बुंगारका के यहाँ थी और एक दिनेश मास्टर जी उन्हीं के गांव से हैं, महामराज की ढाणी, उनके यहाँ। तीसरी जगह वो चाय पीने नहीं आए थे, वो हमारे सरपंच साहब बैठे हैं, विक्रम सरपंच साहब खातोली से। मेरा गला रुंध गया, ये शब्द मेरे से नहीं निकल रहे कि वो वहां चाय पीने नहीं आए थे, वो वहां पे उनके जवान बेटे की दुर्घटना में मौत हुई थी, वहां पे सांत्वना देने के लिए आए थे। तो मैं पूर्व विधायक जी से एक गुजारिश करूंगा कि कम से कम इतने संवेदनशील मुद्दों पर तो राजनीति ना करें, राजनीति करने के बतेरे मुद्दे। आगे बताइए। मेडिकल कॉलेज को लेकर नाम करने को आपने भी धरना दिया था, अब पूर्व विधायक जी भी कह रहे हैं कि वो आंदोलन करेंगे, तो अगर ऐसा होता है वो आंदोलन करते हैं मेडिकल से हम जुड़े तो आप उनके सहयोग में रहेंगे? सबका सार्वजनिक अधिकार है धरना करने का, अपनी बात उठाने का। अब उनको लग रहा है कि उनकी बात धरने के माध्यम से उठ सकती है तो करें, किसने रोका है उनको? मेडिकल से आपका नाम जुड़ा है, आपने संघर्ष किया वहां पे, तो क्या हम वीर शहीदों के नामकरण के लिए बैठे थे और हम जिस मकसद के लिए बैठे थे वो हमारा पूरा हो गया। अब वो जो उनका मकसद है वो करें, उसमें मुझे कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है उनकी सब चीजों में। आपने कहा कि कोरियावास मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है राव इंद्रजीत ने करवाई है, अभी आपने जो काम गिनाया उसको बताया जी, लेकिन जो अभय सिंह जी उनका बार बार दावा है कि मेडिकल कॉलेज लाने में उनका योगदान। देखिए मैंने अभी जिक्र किया है ना कि वो सरकारी बाबू रहे हैं, उनकी ना आदत है फाइलों को खंगालने की और अपने उनके जो अधिकारी लगे उनके माध्यम से इधर उधर करने की। कोई चीज पहले पास हो जाती है तो वो अपने जो और सरकारी बाबू हैं उनके परिवार के, उनके माध्यम से श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। ये जग जाहिर चीज है
कि सरकार की एक पॉलिसी थी कि हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो। उस टाइम पे 4 विधायक थे हमारे, संतोष जी, रामविलास शर्मा जी, एडीओ साहब और हमारे सरकारी बाबू पूर्व विधायक अभय सिंह जी। तो उस समय एक सहमति नहीं बन रही थी इनकी। संतोष जी कह रही थी कि मेरे इलाके में हो, रामविलास जी चाह रहे थे कि मेरे इलाके में हो, हमारे एडीओ साहब चाह रहे थे कि किसी और नारनौल विधानसभा के इलाके हो, और विधायक जी चाह रहे थे कि नांगल चौधरी के किसी जगह पे हो। तो उस समय राव इंद्रजीत सिंह के पास इन जब लोगों की सहमति नहीं बनी तो राव इंद्रजीत सिंह के पास गए थे, और कोरियावास गांव के लोग गवाह हैं जिन लोगों को पूर्व विधायक जी ने ये कहा था कि आप राव इंद्रजीत सिंह जी के पास जाइए और उनसे कहिए कि यहाँ पे हमारे पास जगह है और हमारी सबकी बात हो चुकी है, हम जगह देने के लिए तैयार है। तब राव इंद्रजीत सिंह जी ने इस सारे एपिसोड में एक कड़ी बने थे और उन्होंने इन सबको एक सहमत करके कहा था कि भाई तुम कोरियावास में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए सारे लोग मान जाओ। बुगारका के अंदर जो अभय सिंह जी का प्रोग्राम हुआ था उसमें जो उन्होंने आपके ऊपर सवाल उठाए, उन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी। तो ऐसा क्या आपको लगता है कि ऐसा क्या कारण था कि बड़े बड़े नेता हैं, राव इंद्रजीत सिंह का भी विकल्प उनको माना जाता है, बड़े नेता है, उनको आपका नाम लेना पड़ा है, ऐसा क्या आप उनकी आंखों में आकर रहे हो? मैंने अभी बताया ना आपको ये कि वो उनकी छटपटाहट है, हार से उनका जो है मानसिक संतुलन डगमगा गया है। और जो युवा अपनी बात रखते हैं, पूर्व विधायक जी को युवाओं की बात रखने से, उनके तर्कों से बड़ा डर लगता है, वो डरते हैं। तो जो मैंने अपनी बात रखी थी वो उनको कहीं ना कहीं उनके जो मैंने बात रखी वो और लोग भी कल और युवा भी बात रखेंगे तो उनको कल को युवाओं से खतरा हो रहा होगा, तो उन्होंने मेरा नाम लिया। एक सवाल है, कह रहे हैं कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनवाया, राव इंद्रजीत नहीं, मैं कह रहा हूँ, इस इलाके की जनता कह रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बिना सांसद धर्मवीर सिंह है, बिना मदद से ही मेडिकल कॉलेज बन गए। चौधरी धर्मवीर जी राव इंद्रजीत सिंह के अनुमान है, उनकी मदद के तो यहाँ पे पानी नहीं आया। वाटरमैन है वो, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने उनको वाटरमैन का संज्ञा दी है और वो पेपर की कटिंग पे। डॉक्टर अभय सिंह जी के समर्थकों ने विकास पूछ कहते हैं, आपको लगता है कि उन्होंने यह विकास करवाया है, आपको लगता है कि उन्होंने कोई विकास नहीं करवाया? देखिए मैं आपको इस बारे में बता देना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो विधायक बनता है उसकी जिम्मेदारी होती है। जनता चुनती किस लिए विधायक को? इसलिए कि वो जिस इलाके से प्रतिनिधित्व करेंगे उस इलाके का विकास करें। जो उनसे हो पाया, जो वो कर पाए, वो अच्छी बात है, उनकी जिम्मेदारी थी। इसमें ढिंढोरा पीटने की क्या बात है? लेकिन जिस तरह का वो ढिंढोरा पीट रहे हैं वो सिर्फ ढिंढोरा ही है, उसकी सच्चाई कुछ भी नहीं है, फूटे हुए ढोल है। जैसे कि अभी आपने बताया कि सन 2014 के अंदर रामपुर हाउस से बाबू से एक विधायक बनी जी। आज ऐसी क्या कमियां रह गई जो उन्हीं के राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ होना पड़ा? देखिए मैं व्यक्तिगत तौर पे इसका जवाब जो मैं अपने जो सामाजिक जीवन में देखा है या मैंने जाना है, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ कि वो क्यों हुए। मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी लोग दूर होते हैं वो कहीं ना कहीं जन सेवा को छोड़ के और व्यक्ति और परिवार की सेवा में जुट जाते हैं, अपनी 7 पीढ़ियों का जुगाड़ करने में जुट जाते हैं। ये हाउस कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाया है कि आप जन सेवा को छोड़ के और अपना घर भरने में लग जाओ। इसीलिए ये जो घर भरने वाले लोग हैं ये दूर हो जाते हैं और राव इंद्रजीत सिंह जी इनको अखरते हैं। राजनीति ये मानते हैं कि ये आपके जो बयान रहे, पूर्व में जो चीजें रही, बीते 1.25 साल से तो वो कहीं ग्राउंड पे थे नहीं, अचानक वो सक्रिय हुए चीजों को लेकर, उसको लेकर ये बयान जारी हुए, क्या कहोगे? हंसते बहुत है हमारे पूर्व विधायक जी ना, तो बड़े हंसी आते हैं। मेरे को भी आ रही है हंसी उनके बात पे। एक चुनावी हार के बाद उन्होंने एक सभा की थी, कौन से गांव में की थी आप कोई साथी बता सकते हो, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब मैं राजनीति से दूर हो जाऊंगा, नांगल चौधरी में, और कहा था मैं बुक लिखूंगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ यार उस बुक का, ना देना मुझे भी। जी जी। क्या अपने करने की जो डिमांड वो मेडिकल कॉलेज का नाम या ब्लॉक का नाम? देखिए हमारी जो मांग थी वो मेडिकल कॉलेज
कोरियावास के पूरे नामकरण की थी। इस बात को मैं स्पष्ट कर देता हूं कि मैं उस धरने का एक सदस्य था, संयोजक ग्राम पंचायत कोरियावास। सदस्य के तौर पे जो मैं अपना योगदान दे सकता था, जो मैं आवाज उठा सकता था, मैंने वो करी। हमारी मांग राव तुलाराम जी के नाम से थी। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव सिंह जी राव जी और राव इंद्रजीत सिंह जी की मध्यस्थता के बाद सीएम साहब से जब बातचीत हुई इस मामले में, तो उन्होंने एक बीच का रास्ता ये निकाला कि महर्षि चमन ऋषि जी हमारे सम्मानित हैं और हम इस चीज के लिए तैयार हैं कि राव तुलाराम जी के नाम से जो हॉस्पिटल बना हुआ है वहाँ पे, वो हॉस्पिटल का नाम कर दिया जाए। आगे जो मेडिकल कॉलेज बनेंगे उसमें हम राव तुलाराम जी के नाम से एक मेडिकल कॉलेज, 2 मेडिकल कॉलेज का नाम जरूर करेंगे। तो इस बात पे ग्राम पंचायत सहमत हुई और हम उस बात पे तैयार हुए। मेरा सवाल था, अभी चर्चा भी चल रही थी, सवाल पूछ रहे थे, जी में शायद प्रोग्राम जी और ये कहा गया कि कांग्रेस के लोगों के पास जो है रविंद्र जी है, हम्म यहाँ जो मौजूद है हम्म। ये शायद बीजेपी के होंगे, यहाँ मौजूद है। हाँ जी, पूरा कीजिए आप सवाल। क्या ये जो चेहरे को दिख रहे हैं जी 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 ये बीजेपी उम्मीदवार के साथ चुनाव में थे या कांग्रेस के साथ? देखिए, आप जो चीज कह रहे हैं कि कांग्रेस के या बीजेपी के, मैं एक चीज आपसे ही पूछता हूँ कि लोकतंत्र में किसी पार्टी का समर्थक बने रहना ही जरूरी है या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का समर्थक नहीं हो सकता? व्यक्तिगत समर्थक था नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का समर्थक हो सकता है, किसी पार्टी का समर्थक हो सकता है। लोकतंत्र में सबको आजादी है। वो किस तरीके से पार्टी का कर रहे हैं वो जाने। इसका बेहतर जवाब आपको वही दे सकते हैं। लेकिन मेरी नजर में एक युवा के तौर पे कि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का, राजनीतिक व्यक्ति का समर्थक हो सकता है, प्रशंसक हो सकता क्या मानते हैं जो पूर्व विधायक है वो आपको अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर देखते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से जो आपके खिलाफ की? है। शायद उन जो उन्होंने बयान दिया, तो ये बात तो ज्यादा बेहतर वही बता सकते हैं कि वो देखते हैं या नहीं देखते हैं, उनको किस तरीके की बात मेरी उनकी राजनीति के लिए असुरक्षित लगी। अभी फिलहाल जो राजनीति गर्म हो रही है वो बीजेपी के बयान बीजेपी वालों के खिलाफ ही है। नरवीर जी की स्टेटमेंट आती है इंद्रजीत के खिलाफ, अभी राव इंद्रजीत ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया। तो ये कांग्रेस या विपक्ष लड़ाई है या ये पार्टी में? हिमांशु जी, मेरा कद इतना नहीं है कि बड़े नेताओं के बारे में मैं कोई टिप्पणी कर पाऊँ। मैं तो सिर्फ मेरी बात रख सकता हूँ आपके बीच आप में। बीजेपी के आदमी है कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ राव इंद्रजीत सिंह समर्थक हूँ। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य था वो बुंगारका में जो सियासी जलसा किया था पूर्व विधायक जी ने, उसके बाद जो मेरे बारे में बोला था उसका जवाब था, और जो हाउस का हाँ जी।